तो फिर बच्चों ये चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कुटिल लिपि से किन लिपियों का विकास हुआ। कुटिल लिपि से नागरी और शारा लिपि का विकास हुआ। आप मेरी लिपि वाला जो वीडियो हो उसको जरूर सुनिए, कल वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको लिपियों से संबंधित कोई दिक्कत ना रहे। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, गुप्त लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। गुप्त लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो आपको पता है ब्राह्मी से उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी हुई, और उत्तरी ब्राह्मी से आपकी जो है गुप्त लिपि विकसित हुई। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त लिपि का विकास हुआ था। गुप्त लिपि का विकास ये किसकी जगह बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इस कट करके किस, गुप्त लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। अगला सवाल है कि गुरुमुखी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। गुरुमुखी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? नागरी से हुआ, टाकरी लिपि से हुआ, शारदा लिपि से हुआ, कश्मीरी लिपि से हुआ। तो आपको पता है कि शारदा लिपि से जो है गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ था। और मैं आपको बता दूं टाकरी और कश्मीरी लिपि, इन दोनों लिपियों का विकास भी शारदा लिपि से ही हुआ है। तो गुरुमुखी लिपि का विकास जो बच्चों वो शारदा लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलयालम लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। मलयालम लिपि का विकास, ये प्रश्न मैंने उस समय भी समझाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मलयालम लिपि का विकास जो है वो ग्रंथ लिपि से माना जाता है, ग्रंथ लिपि से। ध्यान देना, मलयालम लिपि का विकास जो, अब यहां पर अगर दक्षिणी ब्राह्मी होता तो वो उत्तर सही हो जाता, लेकिन दक्षिणी ब्राह्मी चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो ये कहा जाता है कि मलयालम लिपि जो है बच्चों वो ग्रंथ लिपि से निकली है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रंथ लिपि से मलयालम लिपि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। इस वजह से प्रत्येक वर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित प्रश्न आ गया। हालांकि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें संपूर्ण विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वर्तमान में सवाल है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ। तो भैया प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो भारत के नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में पड़ता है ये नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ। सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ? तो अभी हमने पढ़ा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। तो सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ? नागपुर कहीं अमेरिका में थोड़ी ना है, नागपुर तो भारत में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, भारत में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक चलने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था। बच्चों देखिए अभी तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और उनमें से ये 2023 वाला अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन है और ये फिजी नामक देश में हुआ। शहर का नाम भी बच्चों याद कर लो, नाडी, नाडी या नोडी कहते हैं। फिजी के नोडी शहर में ये आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर 2 फिजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब तक भारत में कितनी बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया। आहा, प्रश्न देखिए बिल्कुल घुमा के अलग तरीके से पूछा है कि अब तक भारत में कितनी बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। टोटल जो है वो 12 बार हुआ है। अब तक कुल विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुए बच्चों वो 12 हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तक भारत में कितनी बार हुए हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चों 3 बार। 3 बार अभी तक भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। तो सही उत्तर 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की कौन सी बोली को मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की कौन सी बोली को मानक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये जवाब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसी खड़ी बोली में समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि पर, रेडियो आदि पर प्रसारण वगैरह होता है और हिंदी को खड़ी बोली को, हिंदी की खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसी का मानकीकरण और व्याकरणीकरण किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इस तिथि को भी मत भूलिए, जीएस का भी एक प्रश्न है और हिंदी से संबंधित या बोली से संबंधित या भाषा से संबंधित भी ये एक प्रश्न है जो परीक्षा में हिंदी के पोर्शन में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? भाषा को लेकर जब भी संस्थान पूछा जाए, खास करके हिंदी की भाषा को लेकर, तो आप ध्यान रखिए उसका उत्तर होगा हैदराबाद। ये मैंने आपको तथ्य समझाया था। केंद्रीय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो बच्चों इस तथ्य को भी अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की आशुलिपि, हिंदी की आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? अब बात कर रहा है हिंदी की शॉर्ट हैंड के जन्मदाता कौन है, कि हिंदी की शॉर्ट हैंड को किसने भारत में पहली बार बनाया, कौन जन्मदाता कहे जाते हैं आशुलिपि के, शॉर्ट हैंड के, स्टेनोग्राफी के? तो देखिए राधे लाल द्विवेदी, मैंने आपको बताया था कि राधे लाल द्विवेदी जो है वो हिंदी के शॉर्ट हैंड के जनक माने जाते हैं। वैसे तो शॉर्ट हैंड जो है वो ऋषि प्रणाली बहुत फेमस है, गया प्रसाद अग्रवाल जी के द्वारा जो तैयार की गई थी वो बहुत फेमस है, लेकिन पहली बार जो प्रयास किया था हिंदी की आशुलिपि को लेकर, ये विचार जो आया था और उसको लेकर प्रयास किया था राधेलाल द्विवेदी जी ने। तो इसी वजह से ये सम्मान, ये जन्मदाता होने का जो श्रेय है वो राधेलाल द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। तो अगला प्रश्न रहा ये, अगला प्रश्न है बच्चों ये कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो आपको पता है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये प्रश्न मैंने कल आपको करवाया था, तो इसका जवाब है हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बच्चों सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत को ही हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस तथ्य को भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर से नीचे की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? ऊपर से नीचे की ओर कौन सी लिपियां लिखी जाती हैं? देखिए लिपियों को लेकर उनके प्रवाह से संबंधित, उनका प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है, उनके लिखने की दिशा किस ओर से किस ओर होती है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये पिछली कक्षाओं में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, चीनी तथा जापानी, हाँ चीनी तथा जापानी लिपियां जो बच्चों हैं ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा मराठी लिपि में लिखी जाती है, कुटिल लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिद्ध मातृका लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब है बच्चों देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और नेपाली भाषा, ये चारों भाषाएं बच्चों जो हैं देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका भी जवाब वही है सेम कि देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि से नेपाली भाषा को लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो बच्चों गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसका जन्म जो है गुरमुखी लिपि का वो शारदा लिपि से माना जाता है और गुरमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत की सभी लिपियों का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है और ब्राह्मी लिपि से ही बाकी सभी लिपियों का विकास हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि से। भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है? तो ये तीनों भाषाएं बच्चों जो है रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा रोमन लिपि में। अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं को रोमन लिपि में लिखा जाता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है रोमन लिपि को किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? देवनागरी लिपि को जिस ओर लिखा जाता है, रोमन लिपि को भी उस ओर से उस ओर लिखा जाता है। माने रोमन और देवनागरी दोनों का प्रवाह जो है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, बाईं ओर से बच्चों दाईं ओर,
बाईं ओर से दाईं ओर रोमन लिपि और देवनागरी लिपि चलती है। तो सही उत्तर देख लीजिए, बाईं ओर से दाईं ओर, ये सही, पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि बंगाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। बंगाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो बंगाली की अपनी लिपि जो है उसका नाम है बांग्ला लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न, ये सारे तथ्य आपको बहुत अच्छे से समझ में इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि आप पिछली कक्षाओं को देख चुके हैं। और अगर आप पिछली कक्षाओं को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप पहले जो हमारी 4 कक्षाएं पीछे की पड़ी हुई हैं हिंदी भाषा के विकास के, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के नाम से, उन सभी को देख लीजिए। तो हिंदी के प्रति एक अलग ही आपकी सोच विकसित हो जाएगी और एक जो कहते हैं ना जड़ वाली तैयारी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फारसी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। बच्चों देखो, फारसी लिपि जो है वो रोमन और देवनागरी लिपि की उल्टी होती है, माने दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। इसका प्रवाह जो है इस तरीके से चलता है, इस तरफ, माने दाईं ओर से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट। जबकि रोमन और देवनागरी लिपि लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। और ये जो आपकी फारसी लिपि है वो चलती है दाईं से बाईं ओर, माने राइट टू लेफ्ट। माने रोमन और देवनागरी ये लिखी जाती है बच्चों लेफ्ट टू राइट, और जबकि जो आपकी ये फारसी लिपि है वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। इस तथ्य को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और चीनी तथा जापानी लिपियां जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाली को क्या माना जाता है। पाली को क्या माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय प्राकृत, प्रथम प्राकृत, तृतीय प्राकृत और चतुर्थ प्राकृत। तो बच्चों ये चीज मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं आपको। भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बटी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम प्राकृत युग के नाम से जानते हैं। प्राकृत युग अर्थात परिवर्तन का युग। और इस युग में भाषा को लेकर 3 बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिनको कहा जाता है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में बनी, माने प्रथम परिवर्तन में बनी पाली भाषा, द्वितीय परिवर्तन में बनी प्राकृत भाषा और तृतीय परिवर्तन में बने अपभ्रंश भाषाएं। तो इस वजह से सवाल है कि पाली को क्या माना जाता है। तो पाली को भैया प्रथम प्राकृत माना जाता है संस्कृत का। संस्कृत का प्रथम प्राकृत, संस्कृत का पहला परिवर्तन हुआ पाली में, संस्कृत का दूसरा परिवर्तन हुआ प्राकृत में और संस्कृत भाषा का तीसरा परिवर्तन हुआ अपभ्रंश भाषाओं में। तो इसका उत्तर होगा प्रथम प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कितने प्रतिशत लोग भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। आपको पता है भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक भाषाएं जो हैं भारोपीय परिवार की हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 25%, 90%, 1.3% और 73%। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 73%। 73% भारतीय लोग या भारतीय भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषा बोलती हैं, मतलब भारतीय लोग जो हैं वो भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लंगहदा तथा पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। लंगहदा भाषा और पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बच्चों एक तथ्य को याद कर लीजिए। तथ्य ये है कि दक्षिण भारत की भाषाओं को छोड़ के, यानी द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़ के, और कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन 4 भाषाओं को छोड़ के बाकी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो अपभ्रंशों से ही विकसित हुई हैं। और उन्हीं में से एक, आधुनिक भाषाओं में से एक है लंगहदा और पंजाबी, ये भी अपभ्रंशों से ही विकसित हुई है। तो सवाल ये कि किस अपभ्रंश से पैदा हुई है लंगहदा और पंजाबी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों पैशाची। ब्राचर से सिंधी भाषा पैदा हुई, पैशाची से, ब्राचर से सिंधी भाषा पैदा हुई, आगे चलकर विकसित हुई, पैशाची से लंगहदा और पंजाबी भाषा विकसित हुई, महाराष्ट्री से आपकी मराठी भाषा विकसित हुई और खस से आपकी पहाड़ी हिंदी विकसित हुई। तो ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा पैशाची से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि हिंदी युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग को हिंदी युग के नाम से भी जानते हैं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग को हिंदी युग के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी युग को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी भाषा के भी 3 रूप हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि हिंदी युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो भैया हिंदी युग को 3 भागों में बांटा गया है। इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदी का काल क्या है, समय क्या है। अगर आपको परीक्षाओं में समय पूछ लिया जाता तो अक्सर करके बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन अगर आपने CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 चैनल पर अमन सर की हिंदी की क्लास पढ़ी है तो फिर आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था कि जो हिंदी शुरू हुई भारत में वो 1100 ईस्वी से शुरू हुई है। 1100 ईस्वी से हिंदी का जन्म माना जाता है। वास्तविक रूप में हिंदी को 1100 ईस्वी से उसका प्रारंभ माना जाता है। तो ऑप्शन देखिए जरा कि प्राचीन हिंदी का काल क्या है। तो प्राचीन हिंदी माने जब शुरू ही 11 में हुई तो प्राचीन हिंदी शुरुआत वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 1000 से हिंदी की शुरुआत ही नहीं हुई है। 1200 वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और 1300 वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो सही उत्तर बचा कि प्राचीन हिंदी का जो काल है वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना जाता है, और ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन हिंदी का काल क्या है। तो अभी देखिए प्राचीन हिंदी का काल क्या देखा था, 1100 से 1400, तो मध्यकालीन हिंदी जो है वो 1400 से शुरू होगी। तो 3 ऑप्शन देखिए कि एक 1600 दिया है, ये भी नहीं, 1600 तो शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 तक चली तो मध्यकालीन हिंदी 1400 से शुरू मानी जाएगी, तो इसलिए 1700 वाला ऑप्शन भी कट गया और 1500 वाला भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ एक ही ऑप्शन है 1400 से वाला, तो 1400 से लेके 1850 ईस्वी तक बच्चों जो है मध्यकालीन हिंदी का युग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का बच्चों, कि आधुनिक हिंदी का काल क्या है। तो अभी मैंने बताया मध्यकालीन हिंदी 1850 में खत्म हुई है, तो आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक चल रही है। तो आधुनिक हिंदी का जो युग है, वो काल समय है, वो 1850 से अब तक माना जाएगा। बच्चों ये जो कक्षा थी वो बीती कक्षाओं पर आधारित प्रश्नों से संबंधित थी, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी को संपूर्ण तरीके से खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जल्दबाजी ना करें, एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जहां से संपूर्ण हिंदी मिल सके, और वो प्लेटफॉर्म आपको इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 से। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ाने वाला हूं, कोई भी हिंदी का टॉपिक छूटने वाला नहीं है। चरणबद्ध तरीके से सभी प्रश्नों को और सभी अध्यायों को करवाया जाएगा, और हर अध्याय के बाद मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तरी भी करवाता रहूंगा, ताकि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आप सिर्फ अमन सर का एक बार हिंदी का पूरा सीरीज जो हिंदी की चल रही है उसको देख लीजिए और उसके प्रश्नोत्तर लगा लीजिए। यकीन मानिए आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप बेहतर से बेहतर नंबर मेरिट के साथ आप पास हो पाएंगे, अच्छी मेरिट के साथ आप पास हो पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज मुझे विदा दीजिए। मैं पुनः नई कक्षा में नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।